बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेशन के बाकायदा आगाज़ में मैं आपको बता दूं कि आज इसके अंदर हमने सबसे पहले सिलेबस को देखना है। सिलेबस के बाद हमने इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, अपने टाइम में रहते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट में उसके ऊपर भी रोशनी डालूँगा। और उसके बाद जो प्रिपरेशन है, हम किस तरह से करवाएँगे वो आखिरी 5-7 मिनट, क्योंकि हमारे अपने लोग जो इंटरनल रजिस्टर्ड हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो उन्होंने हमारे साथ किस तरह से काम करना है, या हम नेक्स्ट 30 टू 40 डेज़ जो चल रहे हैं, चारों सब्जेक्ट्स को हम प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो उसमें उन्होंने किस तरह से हमारे साथ चलना है और कौन-सी चीज़ कहाँ पे शेयर होनी है, ये एंड तक कन्फ्यूजन रहती है, लिहाज़ा वो आज ही इंशाल्लाह उनके क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आपको इतना आइडिया है कि पंजाब के अंदर तहसीलदार में 4 पेपर्स हैं। पहला पेपर है इंग्लिश का, दूसरा पेपर है उर्दू का, तीसरा पेपर है जीके का और नंबर 4 पे पेपर आता है रेवेन्यू लॉज़ का। तो पहले हम इंग्लिश का सिलेबस जो है, असल में 2012 में ये वाला पेपर यानी सब्जेक्टिव पोर्शन इंग्लिश और सब्जेक्टिव पोर्शन उर्दू, ऑब्जेक्टिव पोर्शन जीके और ऑब्जेक्टिव पोर्शन रेवेन्यू लॉज़। इस तरह पे लास्ट टाइम जो पेपर हुए थे वो 2012 में हुए थे। अभी जो 2-3 साल पहले तहसीलदार का पेपर हुआ ना, वो 2 पेपर थे एमसीक्यूज़ टाइप। उनमें एक जीके था, वो ऑलमोस्ट इसी तरह का जीके था, लेकिन इंग्लिश ऑब्जेक्टिव था, सब्जेक्टिव नहीं था। लिहाजा उन पेपर्स को जो लोग पास पेपर समझ के जो है ना मगजखोरी कर रहे हैं या अपनी मगजमारी कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को छोड़ दें। पेपर 2012 के पैटर्न पे है, लेकिन चूँकि सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ी बहुत जो है वो स्पेस होती है कि कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है, तो हम उस हिसाब से एक्सपेक्टेड चीज़ों को जो है वो लेकर चलेंगे। इंग्लिश के अंदर यहाँ पे 50 मार्क्स का एसे था, हम इसको 40 मार्क्स में प्रैक्टिस के अंदर लेते हैं, ठीक है? प्रेसी वहाँ पे 15 की है, हम इसको 20 से 25 तक प्रैक्टिस सेशन के अंदर लेके चलते हैं। ट्रांसलेशन 15 मार्क्स की ही हम लेके चलते हैं। पैराग्राफ जो होता है उसको हम 20 मार्क्स का लेके चलते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको समझाने के लिए थोड़ा वेरी किया गया होता है। अदरवाइज़ चीज़ें वही होती हैं और वॉल्यूम भी वही आपसे रिक्वायर्ड होता है। ईडीएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इनमें चूँकि 100% मार्क्स भी आ सकते हैं, तो इनको हम 15 मार्क्स के स्केड्यूल में लेके चलते हैं। वहाँ पे पेपर में हो सकता है ये 10 मार्क्स के हों या 5 के ही हों, लेकिन हमने जो प्रिपरेशन का पैटर्न बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने इस तरह से लेके चलना। नेक्स्ट है उर्दू। उर्दू के सिलेबस के बाद मैं इन चीज़ों को तैयार कैसे करना है उसके ऊपर भी जाऊँगा। उर्दू में ऐसे 50 का दिया हुआ है, हम इसको नॉर्मली 40 के लिहाज से प्रैक्टिस के सेशन के अंदर लेके चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रेसी है 15 मार्क्स की, इसको भी हम 25 के लिहाज से लेके चलते हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट क्वेश्चन है ग्रामर का, और उर्दू के अंदर ना ट्रांसलेशन नहीं है, ठीक है? लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसलेशन भी नहीं है यहाँ पे और पैरा भी नहीं है। लेकिन हम इसको अज़ाफ़ी तौर पे ऐड करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर भी होता है साथ, उसमें बहुत सारी चीज़ें, अब हर पैरा एक मज़मून की सेंस में या मज़मून की तैयारी के हिसाब से ही उसको प्रेज़ेंट किया जाता है। यानी मज़मून के लिहाज़ से इस तरह समझ लें कि जो डाटा एक ऐसे में होता है, उसी को ही आप जो है वो कंडेंस करके एक पैराग्राफ बनाते हैं ना, सिंगल पैराग्राफ, सिंगल टॉपिक वाला। तो हम इन 2 सवालात को भी यहाँ पे ऐड ज़रूर करते हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम थोड़ा-सा कम कर देते हैं। यानी इन दोनों क्वेश्चन को फिर हम एक क्वेश्चन में ऐड कर देते हैं। मेरी बात फ़ॉलो कर रहे हैं? लेकिन हम ऐड ज़रूर करते हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा-सा मार्जिन होता है। अब 12 साल पहले पेपर हुए हैं, तो हो सकता है पैटर्न में थोड़ा बहुत चेंज आ जाए। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको ऐड लाज़मी किया हुआ है। और ये उर्दू ग्रामर का भी क्वेश्चन है, और ईडीएम उर्दू के अंदर 10 नंबर के हैं। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये वाले भी 10 नंबर के हो सकते हैं, 15 के भी हो सकते हैं, क्योंकि पीएमएस में 15 मार्क्स के होते हैं। अब हम इन चीज़ों की तैयारी के ऊपर बात करते हैं। इस सब्जेक्टिव पोर्शन को आपने किस तरह से तैयार करना होता है। सब्जेक्टिव पोर्शन का जो लोग कहते हैं ना सिलेबस कवर करके, सिलेबस वगैरह नहीं होता इसका, इसका होता है पैटर्न। और पैटर्न का मतलब होता है कि अगर आपको स्ट्रक्चर की या उसके जो फॉर्म है किसी क्वेश्चन की,
उसकी समझ आ गई तो उसके बाद आपने करनी होती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस आप अपने सर्कल में करें, किसी टेस्ट सीरीज में करें, किसी सेशन को ज्वाइन करें, जैसे मर्जी करें। ये वाली चीजें अब ऐसे के ऊपर अगर आपने 1 या 2 लेक्चर ले लिए हैं, तो उसके बाद ऐसे के ऊपर आपका काम स्टार्ट हो जाता है प्रैक्टिस का। प्रेसी के ऊपर भी अगर 1 से 2, अब अगर कोई बंदा कहे कि मैंने पूरा महीना ऐसे पढ़ना है, पूरा महीना प्रेसी पढ़नी है, तो मेरा ख्याल वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। ये पढ़ने वाली नहीं, ये करने वाली चीजें। ट्रांसलेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, 1 से 2 अगर आप लेक्चर इसके सुन लें या प्रैक्टिस इसके आप साथ ही स्टार्ट कर दें, तो ये क्वेश्चन को इतना आपको परेशान नहीं करने वाला। पैराग्राफ चूंकि ऑलमोस्ट ऐसे की सेंस में ही उसको कंडेंस करके लिखा जाता है, तो ये भी आपका ऑलमोस्ट हो ही चुका होता है। और आगे है ईडीएम। ईडीएम में 100% मार्क्स भी आ सकते हैं। इनको आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है और किसी हद तक चीजों को मेमोराइज भी करना होता है। अब ये एक ही ऐसा क्वेश्चन मैं हमेशा कहता हूं कि जिसको आपने थोड़ा सा मेमोराइज करने की भी कोशिश करनी है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ऊपर आपने सुन लिया, मैंने कहीं पे मेमोराइज की बात नहीं की, ठीक है। ये जो ऐसे के अंदर आपने फैक्ट बुक बनानी होती है, उसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो है, वो आपने उसको फॉलो करना है कि ये चीजें रेफरेंसेस वगैरह आपने कहां से डालने होते हैं, ठीक। ये देखिए जरा, ये ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत बात हो चुकी है, मैं सिर्फ इसका ओवरव्यू ही दूंगा कि इंग्लिश ऐसे आपने चूंकि तहसीलदार के हवाले से करना है, तो ये पीएमएस के हवाले से लिखा हुआ। अब इसको हम कर लेते हैं 50 मार्क्स और इसको कर लेते हैं 1000 वर्ड्स। चीजें सेम ही हैं। इसके अंदर अगर आपने चीजों को समझना है कि ऐसे को पास करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें जो है ना वो फिंगर टिप्स पे रखनी पड़ेंगी, तो पहली चीज होती है ऐसे का स्ट्रक्चर। ऐसे का स्ट्रक्चर यहाँ पे है, आउटलाइन बनानी है आपने। उसके बाद आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखना है, फिर आपने उसके बॉडी पैराग्राफ लिखने हैं, फिर आपने कंक्लूजन लिखना है। इसकी लेंथ की अगर बात करें, तो अभी हम तहसीलदार में अगर 1000 वर्ड्स हमने पूरा करना है, तो आउटलाइन और कंक्लूजन, चलें आउटलाइन के साथ इंट्रोडक्शन मिला लेते हैं, एक पोर्शन तो यही हो गया। कंक्लूजन चलें आप दूसरा इसका फेस क्या लें, और दरमियान में मेजर है पैराग्राफ्स। तो अगर कोई 3 डायमेंशनल ऐसे आता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग है, उसके काजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन। अब अगर आप 4 पैराग्राफ हर डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, तो ये 100 वर्ड्स तक आप जाएंगे। अगर आप 3 पैराग्राफ हर डायरेक्शन में लिखना चाहते हैं, तो इसको आप 110 तक भी ले जाए बेशक। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और कंक्लूजन को आप अपनी लेंथ में शामिल तो करेंगे, लेकिन कोशिश करनी है कि 1000 से करीब तर आपके बॉडी पैराग्राफ खुद ही चले जाएं, ठीक है। अगर आप 2 डायमेंशन लिख रहे हैं कि जी सिर्फ काजेज और सोल्यूशन लिखने, तो आप 4 पैराग्राफ बड़े अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, 120 तक एक लिखें, ठीक है। और बाकी जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको आप 140 तक ले जाएं। कंक्लूजन इससे भी छोटा होता है आम पैराग्राफ से, उसको आप 100 तक लें। तो इस तरह आप करके 1000 तक इजीली जा सकते हैं। और अगर कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, तो उसमें जाहिर सी बात है 7 से 8 पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं, और हर पॉइंट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ होते हैं, कुछ लेस इंपॉर्टेंट, कुछ मोर इंपॉर्टेंट। जो मोर इंपॉर्टेंट होते हैं ना 7-8, उनके ऊपर आपने डायरेक्ट पैराग्राफ स्टैंड करना होता है। तो और डायरेक्ट पैराग्राफ अगर अपना 8 लिखने हैं 1000 वर्ड्स का, तो 120 का बड़ा इजीली आपका 1000 तक ले जाएगा आपको। ग्रामर का आपने ख्याल रखना है। स्ट्रक्चर मैंने आपको सारा समझा दिया लेंथ के लिहाज से। ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपने ख्याल करना है। 20% आपका स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको मार्क्स मिलते हैं, 20% ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से मिलते हैं। कंटेंट या उसके अंदर जो आप मटेरियल डालते हैं उससे भी आपको 20% वेटेज मिलता है आपके मार्क्स के अंदर। और उसके बाद होता है स्टाइल एंड प्रेजेंटेशन। मार्जिन लगा के लिखें, साफ सुथरा लिखें, मार्कर को यूज करें, ठीक है। और पैराग्राफ को ये जो ग्रामर के लिहाज से या सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से जो असूल और कवानीन है, प्रेजेंटेशन में आपके आके आप पैराग्राफ को
खराब ना करें, अपने ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर को खराब ना करें, बैलेंस रखें। जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी आप कवानीन के अंदर रहकर दे सकते हैं वही दें। और उसके बाद एंड पे होता है आर्गुमेंट, ये हर पैराग्राफ के एंड पे आता है, और कंक्लूजन के पैराग्राफ में नुमाया तौर पे आपका आर्गुमेंट या ओपिनियन आता है। इसमें आपकी मेच्योरिटी देखी जाती है कि आप किस मसले को कितने अच्छे अंदाज से, कितने मैच्योर अंदाज से, और कितने बड़े रेफरेंसेस, या ये जो मटेरियल आप ऐड करते हैं इसके अंदर रेफरेंस भी आते हैं, तो कितने बड़े रेफरेंस पे आप अपना ओपिनियन जो है वो मेक करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा आइडिया आपने रखना है कि चूंकि असल चीज पैराग्राफिंग होती है, तो पैराग्राफ आपके बैलेंस्ड लेंथ में होने चाहिए। 10 to 15% इसकी लेंथ वेरी कर सकती है। हर पैराग्राफ इंडेंट होना चाहिए, यानी आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पहली लाइन जो है ना वो थोड़ी सी अंदर को पुश्ड होती है, एक वर्ड छोड़कर आपने पहली लाइन स्टार्ट करनी। नेचुरल और बैलेंस्ड ओपिनियन देना है, किसी के ऊपर बिला वजह क्रिटिसाइज नहीं करना, नेगेटिव कमेंटिंग नहीं आपने किसी पर्सनैलिटी वगैरह या इदारे के ऊपर करनी। क्लियर फॉन्ट होना चाहिए, ठीक है, और मार्कर वगैरह का प्रॉपर यूज। पैराग्राफ के अंदर तो हेडिंग नहीं आती, आउटलाइन के अंदर आपने हेडिंग्स देनी होती, वहां आप मार्कर का यूज करें। सिंपल लैंग्वेज यूज करें, एवरेज सेंटेंसेस हों, बहुत लंबे सेंटेंसेस बनाने की जरूरत नहीं है। इलॉजिकल चीजों को या इलॉजिकल क्रिटिसिज्म को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है। स्लैंग्स यूज नहीं करने, प्रॉपर आपने जो लैंग्वेज यूज करनी है, लाइक के बाजू का जो है फॉर यू को हम ना ले यू इस तरह लिख देते हैं, या ओ माई गॉड को, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्टली ये चीजें वहां तो शायद नहीं आएंगी, तो इस तरह की चीजों को आपने अवॉइड करना। स्टैंडर्ड स्टाइल अपनाना है ग्रामर का और पंक्चुएशन का। कोई अपनी जात का एक्सपीरियंस उसमें ऐड नहीं करना कि मेरे साथ ये हुआ था। आप किसी और बंदे का रेफरेंस देकर सिर्फ ओपिनियन दे सकते हैं। रेलिवेंट और बैलेंस्ड रेफरेंसेस देने हैं, जिस लेवल की बात हो रही है उसी लेवल का रेफरेंस हो। ये नहीं कि इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है और आप लोकल लेवल की कोई किताब उठा के उसका हवाला दे दें, या आपके लोकल लेवल का कोई मसला डिस्कस हो रहा है तो आप किसी और कंट्री के उस कंट्री में लिखी गई किताब का हवाला आप यहाँ जो है वो किसी और कंटेक्स्ट से उठा के दे दें। और बैलेंस्ड स्टांस होना चाहिए, स्टार्ट से एंड तक आपने पॉजिटिव बिहेवियर शो करना है, ठीक है। कोई बेशक आप करप्शन की बात कर रहे हैं, बेशक आप किसी और क्राइम की बात कर रहे हैं, या जमहूरियत के जो मसाइल हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने एंड पर उनको सॉल्व करके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो दे देना होता है कि ये चीजें इंशाल्लाह हल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पैराग्राफ राइटिंग स्ट्रक्चर, यानी पैराग्राफ के अंदर चीजें क्या होती हैं। पैराग्राफ जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस आता है। टॉपिक सेंटेंस ये होता है कि अगर आप इलिटरेसी के ऊपर पैराग्राफ लिख रहे हैं तो पहली ही लाइन जो होती है ना उसकी, या पहला ही सेंटेंस जो होता है ना उसके अंदर क्लियरली इलिटरेसी का वर्ड आ जाए। ये ना हो कि आप पहले इधर उधर की बातें करते रहें और पांचवी लाइन में जाके आप कहें जी लिटरेसी भी एक मसला। तो इतनी जहमत नहीं करेगा एग्जामिनर, ना ही उसके पास इतना टाइम होता है। क्योंकि यहाँ पे ना आपको पता है मैं हमेशा टॉपिक सेंटेंस को बहुत जो है ना फोकस क्यों करता हूँ। वैसे भी टॉपिक सेंटेंस जरूरी है, मैं कहता हूँ यहाँ पे हेडिंग तो है नहीं। अब देखिए ना, ये जो हमारे ऐसे का स्ट्रक्चर है 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उस जैसा तो नहीं है, वहां तो हेडिंग होती है। वहां पे अगर आप टॉपिक सेंटेंस नहीं भी देते तो हेडिंग से अगला अंदाजा लगा लेता है कि भी इसने इसमें क्या लिखा है। तो जहां पे हेडिंग्स है ही नहीं तो टॉपिक सेंटेंस बहुत जरूरी बन जाता है। उसके बाद होता है लीडिंग सेंटेंस, यानी टॉपिक आपने इंट्रोड्यूस करवाया, आप थोड़ा सा आप गुफ्तगू करने को, लाइक के इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिनकी वजह से इलिटरेसी भी है, आपने पहली लाइन में इलिटरेसी की बात कर दी। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को थोड़ा सा लीड करने के बाद आपने डायरेक्ट एग्जाम्पल के ऊपर और रेफरेंसेस के ऊपर चले जाना, ठीक है। और ये सारी जो एक्सप्लेनेशन है ये आपके एग्जाम्पल और रेफरेंसेस के साथ साथ चलेगी। एंड पे आपने ओपिनियन देना होता है कि ये बात वाकई इसी तरह ही है। मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे इलिटरेसी का मसला है, ठीक है। अब आपने साफ तौर पे लिख दिया कि जी लिटरेसी भी एक इफेक्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। इससे होता क्या है
कि जब एक घर में, अब मैं लीडिंग सेंटेंस देने लगा हूं, इससे होता यह है कि जब एक घर में खाना ही नहीं पकता तो लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजेंगे। अब पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ये है और हमारे इतने मिलियन लोग जो है ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जिस भी तरह से, वो आपने ना एग्जाम्पल रेफरेंस साथ बता देना है कि एज पर डान न्यूज़पेपर या डान एडिटोरियल इतने लोग हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन है, इतने लोगों के पास जो है 2 वक्त का खाना नहीं है, ठीक है। तो वो बात को आपने साथ ऐड कर देना है। फिर आपने रेफरेंस के ऊपर जब आप आएंगे, क्योंकि आपने दावा किया है कि इलिटरेसी भी एक मसला है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से, यानी इलिटरेसी भी एक इफेक्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का। तो फिर जब आपने रेफरेंस देना है तो ये आप किसी किताब का, किसी रिपोर्ट का बकायदा उसको मेंशन करके जो बताते हैं कि जी फलां बंदे ने अपनी किताब में लिखा है कि पाकिस्तान में इलिटरेसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से है, फलां बंदे ने अपनी स्पीच में ये कहा। ये बंदा मतलब कोई अच्छा डिग्नेटरी हो सकता है, कोई आम बंदा नहीं हो सकता। या बुक, अगर आप बुक की बात करेंगे तो ये भी कोई आम बंदे की बुक नहीं होगी, कोई रिकग्नाइज्ड बुक होगी, ठीक है। उसके बाद आपने ओपिनियन देना है कि जी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह ऊपर मिसाल और हवाला जात से वाजे है कि पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उनसे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं या उसके जो असरात हैं उनमें इलिटरेसी भी एक असर है। तो इसी के साथ ही आप एक सेंटेंस मजीद कर सकते हैं कि सिर्फ इलिटरेसी नहीं, इसके और भी बहुत सारे सोशल जो मसाइल हैं, तो आगे फिर आप क्राइम की बात कर दें या सोशल इल्स जो भी हैं उनके आप मजीद जिक्र कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक पैराग्राफ बिल्ड करना होता है। वो जो कोहेरेंस की, कोहिजन की, कनेक्शन की, ये सारी बातें हो रही होती हैं तो वो यही होती हैं कि आपने पहली लाइन में बात की थी इलिटरेसी की, कि इलिटरेसी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से। उसको आपने फिर दूसरी लाइन में कहा कि जिस घर में रोटी नहीं पकती वो बच्चे को स्कूल क्यों भेजेंगे, इसका मतलब आप अपनी लाइन पे हैं। फिर आपने कहा इसकी मिसाल डिफरेंट जो न्यूज़पेपर हैं, डिफरेंट किताबों के अंदर या डिफरेंट स्पीचेस के अंदर लोग भी यही बात कर रहे हैं। अगर आपने इसी बात को ही अपनी लाइन के अंदर रहकर किया तो आप बिल्कुल कोहेरेंट जा रहे हैं, आपकी स्पीच या आपकी ये जो बात है, आपका जो टॉपिक है बिल्कुल ठीक जा रहा है, आपका पैराग्राफ बिल्कुल ट्रैक पे। आपने रेफरेंसेस भी उसी हवाले से दे दी, आप बिल्कुल ट्रैक पे हैं। फिर आपने ओपिनियन भी ऐसा दिया कि बिल्कुल ऊपर दी हुई मिसालों और रेफरेंसेस के मुताबिक पाकिस्तान में जो इलिटरेसी है उसकी मेन वजह जो है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम का एक असर है इलिटरेसी, ठीक है। तो ये इसी को ही कोहेरेंस कहते हैं, इसी को ही कनेक्शन कहते हैं, इसी को ही जो पैराग्राफ की जो असल स्ट्रक्चर है, टॉपिक के ऊपर रहना, इसी को ही कहते हैं, ठीक है। ऊपर हमने ऐसे की बात कर ली है, पैराग्राफ की बात कर ली है, पैराग्राफ के रूल्स की बात कर ली है, इसको आप इंग्लिश और उर्दू दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें। समझ आ गई बात। दोनों में हेडिंग्स नहीं होती, दोनों में इसी तरह से रेफरेंसेस आते हैं, दोनों में इसी तरह से आउटलाइन आती है, दोनों में इसी तरह की लैंग्वेज होती है। सारा कुछ आप उर्दू ऐसे में और इंग्लिश ऐसे में अप्लाई कर दें, ठीक हो गया। अब हम प्रेसी की बात करेंगे तो प्रेसी भी आपने इंग्लिश और उर्दू सेम चीज होती है, उर्दू में इसको तलखीस कह देते हैं, इंग्लिश में ये प्रेसी है, चीज एक ही है, वही बात है सारी। प्रेसी क्या है मैं यहां पे लिख ही देता हूं प्रेसी, और साथ में तलखीस का वर्ड लिख देता हूं ताकि किसी को वो मुगालता ही ना रहे। एक पैराग्राफ आता है डिस्पर्स्ड आइडियाज या रैंडम आइडियाज के साथ। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उस पैराग्राफ को ओरिजिनल आइडियाज के साथ बगैर किसी चीज को रिमूव किए हुए आप 1/3 कर दें। अब ये आपकी एक्सपर्टीज है कि आपने कोई आइडिया छोड़ना भी नहीं है, कोई चीज अपनी तरफ से ऐड भी नहीं करनी, और 1/3 भी करना है, मैसेज भी पूरा कन्वे करना है। यही आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, यही असल में रिक्वायरमेंट है। तो आपने जो ऑपरेशन करना है इसके ऊपर हमेशा याद रखें, जब आपने प्रेसी करनी है तो वो एक प्रोसेस का नाम है। वो इस तरह से नहीं है कि आपने पैरा पढ़ा और उसका जवाब लिख दिया, उसके अंदर कोई 2-3 स्टेप्स हैं। जब तक आप उन स्टेप्स को नहीं समझेंगे आपको प्रेसी में पास होना तो शायद आप बहुत अच्छे रीडर हो तो हो जाए, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। इसमें 2 रीडिंग्स आपने करनी होती क्वेश्चन पेपर के ऊपर। पहली रीडिंग में स्किमिंग यानी मेन आइडिया,
दूसरी रीडिंग में स्कैनिंग यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये चीजें आपने इंग्लिश के अंदर और उर्दू के अंदर दोनों जगह पे करनी है। आप जब स्कैनिंग कर रहे हैं तो वहां पे आप पैराग्राफ के ऊपर निशान नहीं लगा सकते, छोटे छोटे डॉट्स लगा लेंगे। अच्छा, पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। उसके बाद इनको फिर आपने रफ वर्क में लेके जाना है। ये है आपका क्वेश्चन पेपर के ऊपर वाला वर्क। उसके बाद आएगा रफ वर्क। रफ वर्क के ये 3 और 4 स्टेप में, पहले 2 स्टेप क्वेश्चन पेपर के ऊपर वर्क, दूसरे 2 हैं ये वाले आंसर शीट के ऊपर रफ वर्क। बाद में इनको आपने क्रॉस कर देना। आप पॉइंट्स बनाएं कि पहला पॉइंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, नंबर 4। आपने पॉइंट बना लिए, उनका फिर आप एक पैरा बनाएं। अभी आपने परेशान नहीं होना कि इसकी लेंथ कितनी है, इसमें क्या है क्या नहीं है। इन्हीं मेन पॉइंट्स जो आपने निकाले हैं उनके ऊपर आप पैरा बना दें। अब उस पैराग्राफ को बनाने के बाद चेक कीजिए कि जो आपने मेन आइडिया निकाला था, क्या ये वाला पैराग्राफ उस आइडिया के ऊपर पूरा उतरता है। थोड़ा सा काउंटर चेक करने के बाद आप इसके वर्ड्स को काउंट करें, क्या ये 1/3 है। अगर तो 1/3 है तो इसको मजीद आप थोड़ा सा प्योरीफाई करके चीजों को डायरेक्ट बना दें। अगर इसकी लेंथ थोड़ी बहुत ज्यादा है, आप इसको थोड़ा सा चेक करके कोई इजाफी एग्जांपल रिमूव कर दें, कोई इजाफी एक्सप्लेनेशन रिमूव कर दें। और अगर ये माइनस में जा रहा है तो चेक करें आपसे कोई पॉइंट मिस हो चुका होगा, आप वो ऐड करके इसका फाइनल पैराग्राफ बना दें। और ये जो इंफॉर्मेशन ऑफ प्रेसी होता है, इसमें कहते हैं कि टोटल वर्ड्स इतने थे, एक्सपेक्टेड इतने थे, ये रिक्वायर्ड, और आपने प्रोड्यूस इतने किए, और इसका टाइटल ये है। टाइटल की 2 जगह होती हैं, या तो यहाँ पे आपने टाइटल लिखना है, या फिर आपने ये जो इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रेसी होती है इसके एंड पे टाइटल लिखा जा सकता है। दोनों जगह टाइटल लिखने के लिए स्पेसिफिक हैं। ये कुछ क्वालिटीज हैं प्रेसी की। एक तो यह है कि सबसे अच्छी प्रेसी वो होती है जिसके अंदर ये क्वालिटीज हों, लाइक कि टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होनी चाहिए, 1/3 उसकी लेंथ होनी चाहिए, अपनी तरफ से आपने कुछ ऐड नहीं करना, जो ओरिजिनल था वही रखना है, एग्जाम्पल सिर्फ एक्सक्लूड करनी है जो अजाफी हैं, आपको जो नजर आ रही हैं कि एक्स्ट्रा हैं, वो वाली चीजें। जो जरूरी मिसालें हैं या जरूरी चीजें वो आपने रिमूव नहीं करनी। और 5 C's ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर भी आता है कि राइटिंग के अंदर आपने चीज को क्लियर लिखना है, कंसाइज लिखना है, कोहेरेंट लिखना है, कंप्लीट लिखना है, और करेक्ट। इसको मैं बता देता हूं। क्लियर मीन कोई एम्बिग्विटी ना हो, कंसाइज मीन 1/3 हो, कोहेरेंट मीन आइडियाज उसके कनेक्टेड हो, कंप्लीट यानी कोई चीज मिस ना हो, ठीक है, और करेक्ट कुछ अपनी तरफ से ऐड ना हो, ठीक है। समझ आई बात। ये 5 चीजें आपने 5 C's ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर भी आता है, इनको भी आपने मद्देनजर रखना। अब आ जाती है बात, बहुत बार ये बात हो चुकी है, मैं बहुत तसल्ली से इसको करवा चुका हूं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दूंगा कि इडियम्स में इंग्लिश के अंदर 5 मार्क्स कहा गया है, उर्दू के अंदर 10 कहा गया है, पीएमएस के उर्दू एंड इंग्लिश दोनों के अंदर 15 नंबर के ईडियम्स होते हैं। और ईडियम्स के बारे में कहा जाता है कि इनमें से 15/15 भी आ सकते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे 5 है तो 5 के 5 और 10 के 10 भी आ सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जो ईडियम्स के हवाले से मेरी रीडिंग है या जो मैंने सीखा है, वहां पे मैंने एक चीज समझी है कि जहां पे लॉजिकल कनेक्शन हो काज और इफेक्ट का ईडियम के साथ, वहां पे नंबर पूरे आ सकते हैं। और बहुत अच्छी जो गाइड्स हैं ईडीएम के ऊपर, उन्होंने इस चीज का वहां पे अच्छा इस्तेमाल भी किया हुआ है, लेकिन हमें नहीं समझ आती। मैंने उन चीजों को स्मेल करके ये चीजें निकाली कि किस तरह से वो अच्छा सेंटेंस बनाते हैं। तो याद रखिए, एक होती है किसी मसले की या किसी काम की काज, दूसरा होता है उसका इफेक्ट, और तीसरा वो काम खुद होता है। ईडीएम क्या है, मिसाल ले लें, चलें ये उर्दू के अंदर ही लिखा हुआ है। यहां पे 9-2-11 होना एक मुहावरा है, 9-2-11 होना एक काम है, फेल है, एक्ट है। अब हर एक्ट दुनिया का आपको न्यूटन का भी याद होगा कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है, तो इसका इफेक्ट तो होता ही होता है। लेकिन ये काम भी तो किसी चीज का रद्द अमल है ना, इसके पीछे कोई काज भी है। तो आपने
वो सवाल पढ़ा होगा जब वो कहता है कि इन मुहावरात को इस तरह से फ़िक़रात में इस्तेमाल करें कि इसका मतलब बखूबी वाज़ेह हो जाए। बखूबी वाज़ेह होने का मतलब यही होता है कि मेरे सामने अगर किसी ने फ़िक़रा बनाया है और मुझे उस मुहावरे का एग्ज़ैक्टली मतलब का नहीं पता, लेकिन फ़िक़रा इस तरह से बना हुआ है कि मुझे मतलब समझ आ गया है, ठीक है? तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट के साथ आपने इस एक्ट को जोड़ना है। देखिए यहाँ पे ये बड़ी मैंने वाज़ेह मिसाल दी हुई है कि मुल्ज़िम को पहले ही खबर हो गई थी मुल्ज़िम को पहले ही खबर हो गई थी, इसलिए इसलिए बता रहा है कि 9-2-11 होने के पीछे कोई काज़ भी है। ये देखिए, 9-2-11 होना एक्ट है ना, तो ये भी तो किसी का रद्द-ए-अमल है ना, अमल और रद्द-ए-अमल के हिसाब से। इसके पीछे काज़ है ये, और इफ़ेक्ट क्या होगा? वो 9-2-11 हो गया और पुलिस के हाथ कुछ ना आया। पुलिस के हाथ कुछ ना आना जो है ना, ये हो गया इसका इफ़ेक्ट। अब आप ज़रा तसल्ली से इस चीज़ को समझिए जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कि मुल्ज़िम को अगर पहले खबर ना होती तो वो 9-2-11 ना होता। इसका मतलब मुल्ज़िम को पहले खबर होना काज़ है उसके 9-2-11 होने की, और अगर वो 9-2-11 हो गया तो पुलिस के हाथ कुछ ना आया। तो समझने की कोशिश करें कि 9-2-11 होने का मतलब समझे बगैर फ़िक़रा आपको इसकी सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा। तो ये फ़िलॉसफ़ी या ये वाली जो टेक्नीक है, ये स्ट्रैटेजी जो है, ये मैं सबको ही कहता हूँ कि इससे 100% आपके मार्क्स आ सकते हैं। फ़िक्रा लंबा बनाना जो है ना, उसकी ये कोई क्वालिटी नहीं है कि आप 4 लाइनों तक फ़िक्रा ले जाएँ और आपको पता ही ना हो कि इस एक्ट की रीज़न क्या है और इस एक्ट का तासुर क्या है। समझ आ गई बात? तो कोई बंदा कह दे कि मुल्ज़िम को पहले ही खबर हो गई थी, इसलिए वो 9-2-11 हो गया। यहाँ तक अगर कोई बंदा बात को मुकम्मल कर दे, तो हो सकता है 9-2-11 होने का मतलब कोई बंदा कहे कि वो गुस्से में आ गया था, वो लड़ पड़ा था, वो पता नहीं क्या हो गया था उसको। लेकिन अगर पुलिस के हाथ कुछ ना आया तो थोड़ी-सी सेंस इसमें भी मौजूद है कि वो वहाँ से निकल गया होगा, जो पुलिस के हाथ कुछ नहीं आया। हाँ जी, हमने इंग्लिश और उर्दू को डिस्कस कर लिया है, अब जीके की बारी है। तो जीके में 2 पोर्शन उन्होंने मार्क्स के लिहाज से बनाए हैं। पहला पोर्शन उन्होंने जीके को ये 6-7 सब्जेक्ट सेपरेट किए, पाक स्टडी है, इस्लामियात है, वर्ल्ड नॉलेज है, या करंट अफेयर भी इसमें एडेड है, जनरल साइंस, जनरल मैथ और ज्योग्राफी। इन सब के ऊपर लेक्चर्स भी आपको मिल जाएँगे, ठीक है? हमारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी वाफ़र मिकदार में मौजूद हैं, ठीक है? उसके साथ ना ये 70 मार्क्स तक ये है, और 30 मार्क्स का आईटी का पोर्शन होगा, ठीक है? इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है ना, वो चूँकि पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऊपर वाले दोनों सब्जेक्टिव, उनको हम सब्जेक्टिव की फॉर्म में करेंगे तैयार। ये वाला ऑब्जेक्टिव है, इसको हम ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पेपर है 100 मार्क्स का, ये ऑब्जेक्टिव होगा, और ये 3 लॉज़ जो हैं, ये पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंशन कर दिए। साथ उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि मे नॉट बी लिमिटेड टू दीज़ वन्स। तो इसका मतलब ये है कोई 10, 15, 20 नंबर का आप मार्जिन रखें ज़हन में, कहीं और से रेलेवेंट चीज़ आ सकती है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कुछ लोग लोगों को मिसलीड कर रहे हैं कि ये तीनों में से सिर्फ़ 20 नंबर आने हैं, बाकी तो पता नहीं कहाँ-कहाँ से आना है। भई पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये 3 मेजर कहे हैं, और इनकी वेटेज के लिहाज से, इनके वॉल्यूम के लिहाज से कम इतने क मार्क्स इनमें से ज़रूर आएँगे। उसके बाद ये लैंड अथॉरिटी का एक्ट है 2017 वाला, उसकी भी कुछ रेलेवेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी रेलेवेंट चीज़ें तो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर वैसे ही मौजूद हैं। क्योंकि जब आपने इसको पढ़ा तो वो जो ए वाली अमेंडमेंट्स थी 40 के बाद वाली, या इसके ये जो 3rd चैप्टर आपने पढ़ा था रिकॉर्ड के मुतल्लिका, उसके अंदर बहुत सारी सेक्शन तो 2017 वाले एक्ट की वैसे ही इसके अंदर ही मौजूद हैं। तो बाकी वाली चीज़ें हम वहाँ से देख लेंगे। और साथ में लैंड रेवेन्यू का भी एक एक्ट है, उसको भी ज़रा देखना है, ठीक है? और बाकी ये रूल्स वगैरह हैं, इनमें से 5-5, 7-7 नंबर का मार्जिन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि जो चीज़ उन्होंने मेंशन की है उसमें से थोड़ा पेपर आ जाए, और जो चीज़ मेंशन नहीं की उसमें से ज़्यादा आ जाए। इतना इलॉजिकल जो है ना वो पेपर नहीं बनेगा, याद रखें।
पब्लिक सर्विस कमीशन को अगर 3 एक्ट लिखते हुए कोई मसला नहीं बना तो वो 10 लिख देते, यहाँ पे बता देते कि जी अपनी मर्जी से देंगे जिससे मर्जी। उन्होंने अगर 3 लिखे हैं तो इसका कोई पर्पज है कि ज्यादातर पेपर इनमें से आएगा, ठीक है। लिहाजा सबसे ज्यादा फोकस लैंड रेवेन्यू एक्ट 1947 पे, उसके बाद एक्विजिशन, और ये मैं और कोई भी सीनियर बंदा जो पब्लिक सर्विस कमीशन के कम्युनिकेशन को समझता है कि उनका नोटिफिकेशन किस तरह से आता है और उसका मतलब क्या होता है, वो ये बखूबी समझ सकता है कि इन तीनों एक्ट्स को अगर आप 100 ना सही 80 to 90% तैयार कर लें तो ये पेपर फिर भी आपका पास हो जाना है, क्योंकि ये चीजें माइनर हैं। ये नहीं पॉसिबल होगा कि आपने ये पढ़ा और ये लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी में से 50 नंबर का पेपर आ जाए। इतना बेवकूफ तो नहीं होता है एग्जामिनर, उसको पता है कि ये वाले मेंशन किए हैं, इनमें से ज्यादा चीजें देनी है। अच्छा, ये वाला पोर्शन इस लिहाज से हमने ये वाले जो है ना, इनमें से तो 5-5 नंबर हमने आखिरी एक जो टेस्ट है हमारा टेनेंसी का, उसके अंदर ऐड किए हुए, लेकिन ये जो अदर रेलिवेंट है ना, ये हम बिल्कुल वो जो कानून शहादत की तरफ भी चले जाएं और फिर हम कहें कि कहीं कहीं पे सीपीसी भी इन्वॉल्व है, कहीं कहीं पे पीपीसी भी इन्वॉल्व है, तो मेरा ख्याल है हम अपनी बाउंड्री से निकल जाएंगे। वो तो खुद जो है ना बहुत बड़े बड़े एक्ट हैं। आप यहां तक एक ब्रेक लगाएं और इस ब्रेक के बाद अगर थोड़ा सा टाइम बचता है तो लैंड रेवेन्यू का एक्ट और रेवेन्यू रूल्स, सिर्फ रेलिवेंट जो इन एक्ट्स के मुतलका चीजें हैं, ठीक है, और रूल्स इनके मुतलक है इन्हें सारे, कोई और इररेलिवेंट या दूर दूर की चीजें उठा के इधर नहीं भाग पड़ना। कुछ लोगों ने 10-12 की लिस्ट बनाई हुई है तो वो 10-12 करवा लें या वो खुद करके चले जाएं, पेपर उसके हिसाब से लॉजिकली बनेगा जो चीज पब्लिक सर्विस कमीशन ने मेंशन की हुई है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, उसके बाद हम प्रेपरेशन एट योर ओन या फिर प्रेपरेशन विद अस इसके ऊपर बात करते हैं। बाकी ऑलमोस्ट आज की जो चीजें थी वो कवर हो चुकी हैं। अच्छा, अब जो लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हो चुके हैं या होना चाह रहे हैं उनके लिए हम थोड़ा सा अपना प्रोसेस आपके सामने रखेंगे कि हम किस तरह से काम करते हैं। असाइनमेंट के मार्क्स वगैरह या डिवीजन वगैरह तो ऑलरेडी आपके सामने टाइम टेबल भी हमारा आ चुका होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर यहाँ पे कोई हमारे साबका बैच से मौजूद है तो वो बता सकता है कि स्टार्ट से एंड तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पैटर्न में, हमारी क्वालिटी में, हमारी सर्विस डिलीवरी में या किसी चीज में कोई फर्क नहीं आता। पहले दिन, अब जब मेरा जो काम है पीडीएफ की वैल्यूएशन, जो पहले दिन जो मेरा स्टांस होता है आखिरी टेस्ट पे भी मैं उसी तरह उतनी ही सख्ती से चीजें लेता हूं। मैं नहीं थकता इन चीजों से, क्योंकि मेरे सामने आपका और आपकी फैमिली का और बड़े बड़े खानदानों के जो सरबराह हैं उनका फ्यूचर है, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव पोर्शन और सब्जेक्टिव पोर्शन हमने जो डील करना है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर जीके है और लॉज हैं, ठीक है। जीके एंड लॉज का जो पोर्शन वाइज पे हमने टेस्ट बनाए हुए हैं। जीके को पहले हम सब्जेक्ट वाइज इसके 6 पेपर लेते हैं और उसके बाद हमने मॉक एग्जाम इसके टेस्ट 100 मार्क्स वाले लेने हैं। इनका लेक्चर मटेरियल गाइडेंस सारी आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आएगी। ग्रुप ऑलमोस्ट ओपन ही रहता है, हम बंद नहीं करते। उसमें आप जब भी क्वेश्चन करेंगे, जब भी हमारा कोई बंदा देखेगा आपको रिप्लाई कर देगा। और दूसरी चीज, टेस्ट उसका हमारी एडेक्समी की ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपको एनरोल किया जाता है। आपके अकाउंट में टाइम टेबल के मुताबिक टेस्ट आता है, आपने उसको मुकम्मल करना है और उसका फीडबैक या कोई क्वेरी है तो ग्रुप के अंदर डिस्कस होगी। 6 महीने तक ये सारे टेस्ट आपके पास अवेलेबल रहते हैं, आपके अकाउंट में होते हैं, ये को ओपन नहीं होते। दोनों चीजें इस तरह से हो गई। लाज को हमने 15 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, यानी ये जो मेजर 3 लाज हैं इनको चैप्टर वाइज 2-2 3-3 चैप्टर का एक टेस्ट बना के हम 11 पार्ट्स तक गए हैं। फिर इन तीनों जो मेजर लॉज हैं उनका एक एक मुकम्मल किया है, ठीक है। ये हम 14 तक चले गए। 15th जो है उसमें हमने सारे एक्ट्स के मुतलका जो मेंशन किए हुए हैं उनमें से और कुछ रेलिवेंट चीजें डाल के 100 मुकम्मल किया। याद रखिए, ये ये जितने टेस्ट बने हुए हैं इस तरह नहीं है कि पहले जो चैप्टर वाइज बने उन्हीं को मिला के हम उस एक्ट का पूरा बना दें और उन्हीं में से मिला के हम नया बना दें। ये सारे टेस्ट 3 साइड से बने हुए हैं, यानी 3 लोगों ने बनाए हुए हैं, ठीक है।
तो इनमें आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं वही 200 क्वेश्चन घुमा फिरा के हम करेंगे। ये तकरीबन आपको 500 के करीब बिल्कुल एक्यूरेटली फ्रेश क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक रेवेन्यू लॉज के हवाले से कहीं पे और आपको नहीं मिलना, क्योंकि इसके ऊपर हम 3 लोगों ने जो है वो प्रॉपर मेहनत की हुई है। और मैंने चूंकि मुकम्मल लॉज यहाँ पे पढ़ाए हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं जब क्वेश्चन बनाता था तो मेरे सामने भी कुछ वेबसाइट के लिंक मौजूद थे, लेकिन वहां पे काम के क्वेश्चन नहीं थे। मेरा तरीकाकार ये होता है कि एक क्वेश्चन करवाना है तो उसको अगर बच्चा सॉल्व करना चाहता है तो वो उसके मुतल्लिका सारी चीजें उसको पढ़नी पड़ेंगी और क्रिएटिव सी तैयारी हो जाएगी। सब्जेक्टिव पोर्शन को आपने किस तरह से करना है? सब्जेक्टिव पोर्शन पार्ट वाइज लेक्चर्स, मटेरियल, गाइडेंस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, एक दिन पहले मिल जाती है। और आपने पीडीएफ बना के, यानी आपने हैंड रिटन लिखा, उसके आपने तस्वीरें बनाई साफ सुथरी, उनको आपने कैम स्कैनर में डाला, ठीक है, और आपने पीडीएफ बना के अच्छे रिजल्ट के साथ हमें भेज दी है। मेरी तरफ जब वो आती है तो मार्किंग के लिए नॉर्मली इंग्लिश उर्दू ये मैं ही कर रहा हूं, तो उसकी मार्क करके कॉपी विद मार्क्स, ऑडियो रिमार्क्स और प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ आपको मिलनी है। प्रोग्रेस रिपोर्ट किस तरह की होती है वो मैं आपको दिखाई देता हूं। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कीजिए, नहीं तो हम इसको वाइंड अप करेंगे। ये मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाने लगा। ये होती है, ये हमने कोई 7-8 चीजें जो है ना ये निकाली हुई हैं कि पैराग्राफ का स्टार्ट हमने देखना है कैसा है, ग्रामर में कोई मसला तो नहीं है, लेंथ में कोई इशू तो नहीं है, सिमेट्री का कोई इशू तो नहीं है, कम्प्लेक्सिटी का इशू तो नहीं है, स्ट्रक्चर का इशू या फिर एविडेंस या रेफरेंसेस। ये 7 चीजें हैं। नॉर्मली हम इनको हर पेपर में हर लिहाज से चेक करते हैं और रिमार्क्स के साथ ये प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आपको मिलती है कि आज आपने कौन कौन सी चीजें जो है वो वहां जिनमें आपने प्रॉब्लम जो है वो आपके पेपर में क्रिएट हुआ है और नेक्स्ट टाइम आपने उनको रिमूव करना है। और पैटर्न इस तरह से होता है कि हम स्टार्ट में 2 असाइनमेंट्स करवाते हैं जिनके ऊपर बुनियादी गलतियां दूर होती हैं। उसके बाद जितनी टेस्ट सीरीज होती है उनमें हम क्वालिटी के ऊपर काम करते हैं, क्वालिटी के लिहाज से चीजों को देखते हैं।